जो किताब थी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी, क्यों लिखी भाई। असल में कोई राइटर किताब लिख रहा है तो रीज़न क्या है, कुछ तो रीज़न होगा उस किताब को लिखने का। तो वही अब समझ लेते हैं हम। यहाँ भैया नीचे इज़ अ यंग स्कॉलर विद बोल्ड आइडियाज़। सारे स्टूडेंट फिलोलॉजी के ऊपर पढ़ रहे हैं कि भाई एसेस लिखो, आप रिसर्च पेपर लिखो, थीसिस लिखो, डिसर्टेशंस लिखो। उसने बोला नहीं भाई, मैं ग्रीक सिविलाइजेशन को समझूंगा और ग्रीक सिविलाइजेशन किस तरीके से आर्टिस्टिक डायमेंशन दे रही है, एस्थेटिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ग्रीक सिविलाइजेशन ने एक पहाड़ दिया, एक पड़ाव दिया कि वो उसको देख सके। एक चोटी होता है ना, चोटी को देखते हैं, ऐसे ही ग्रीक सिविलाइजेशन ने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बेस दिया। मैं उसके बारे में बात करूँगा नीचे ने का। अब वहाँ पे स्कॉलरली नॉर्म्स क्या चलते थे, मतलब एकेडमिक नॉर्म्स क्या होते थे कि भाई एक सिस्टमैटिक तरीके से किताबें लिखी जाएगी, सिस्टमैटिक तरीके से होगा सब कुछ। इन्होंने क्या किया भाई, आर्ट, ग्रीक ट्रेजेडी ले आए उठा के। कब से ग्रीक ट्रेजेडी की बात नहीं हो रही थी। एक तरफ विलियम शेक्सपियर आए, उन्होंने अपने प्ले राइट मतलब कंपोज करी चीज़ें, उन्होंने अपने ड्रामाज लिखे, प्ले वो जो अपनी जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी, बट उसके बाद तो ग्रीक ट्रेजेडी की कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये लेके आ गए भाई ग्रीक ट्रेजेडी, और मैं ग्रीक ट्रेजेडी यूज़ करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अब समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सोसाइटल नॉर्म्स, पर्टिकुलरली एकेडमिक नॉर्म्स से हटके था। यहाँ पे ये इतने ज़्यादा बह चुके थे अपने आइडियाज़ को लेके कि बाज़ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स 5-6 बैठे थे, फिलोलॉजी, हिस्ट्री, थियोलॉजी, फिलॉसफी सब मिलके बैठे हुए थे, और सोक्रात के ऊपर बात चल रही थी। उन्होंने कहा सोक्रात तो भैया गडलैट आदमी है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, सोक्रात बाबा है वो, मैं नीचा की बात बता रहा हूँ। गडलैट आदमी है यार, उसकी वजह से ही तो ग्रीक ट्रेजेडी खत्म हो गई। अरे जो चल रहा है भाई उसको एक्सेप्ट करो ना। नहीं, हर चीज़ में हम रैशनैलिटी ढूंढेंगे, नहीं भैया हर चीज़ में हम वो ढूंढेंगे कि भाई सिस्टम ढूंढेंगे। खत्म कर दी ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी कितनी खूबसूरत होती है, और भाई स्टंट सारे प्रोफेसर्स की, भाई ये बंदा बोल क्या रहा है। उस वक्त तो भाई सोक्रेटिस और फिलोसफर सोक्रेटिस, ये वो उनको तो महान माना जाता था। अभी क्रिटिसिज्म दे देते हैं लोग, भाई कैसे सवाल उठा दिया। जैसे आइंस्टीन ने जब न्यूटन के ऊपर सवाल उठाया था, सबने बोला था गडलैट आदमी क्या बोल रहा है ये, लेकिन बाद में आइंस्टीन ऐसी नीचे वो नीचे। अब जब इनकी किताब आई तो उस किताब पे मिक्स्ड व्यूज़ आए, मिक्स्ड रिसेप्शन आया। रिचर्ड वॉगनर ने एक तरफ कहा भाई ये है नीचा का जीनियस। भाई रिचर्ड वॉगनर पहुंचा हुआ आदमी, वो जब कह रहा है, सब जानते हैं रिचर्ड वॉगनर को, ठीक है यार, रहमान अपने वक्त का, सब जानते हैं भाई। जर्मनी में रिचर्ड वॉगनर ने इतनी बड़ी बात बोल दी, और इस तरफ बाकी स्कॉलर्स कह रहे हैं कि भाई बकवास करी हुई है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के किताब लिखी हुई है, इसमें कुछ खास है नहीं। क्योंकि अभी भी कहा जाता है, उनकी दसपोक ज़रथुस्त्रा को भी कहा जाता है, तो ये कह के उनकी चीज़ों को खारिज कर दिया गया नीचा की। यहाँ उन्होंने नीचा ने थप्पा लगा दिया कि भाई मैं हूँ एक रेवोल्यूशनरी थिंकर, सब बच के रहो। जिनको आगे डेंजरस डायनामाइट भी नाम दिया गया, बियॉन्ड गुड एंड इविल के बाद दिया गया, बट लोगों को समझ में आ गया ये फिलोसफर ज़रा थोड़ा अलग कैटेगरी का आदमी है। ये तो भैया सहला के भिगो के मार रहा है, और इसने स्टेज सेट कर दिया फ्रीडरिक नीचा के आगे के जितने काम आने वाले थे उनका। तो यहाँ पे बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को लेके चलते हैं। स्पॉइलर अलर्ट्स, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भैया खुद से पढ़ ले, लेकिन यहाँ पे हम उनकी फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में आई, और ओरिजिनली पब्लिश जिसका पूरा नाम था वो था द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक वागनर के म्यूजिक से इंस्पायर्ड। और ओरिजिन्स और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इसमें भर भर के उन्होंने डाली। कल्चरल इंसाइट्स, ग्रीक कल्चरल इंसाइट भर भर के डाले, फिलोसफिकल इंसाइट डाले। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ डाली जिसको इन्होंने बोला द अपोलोनियन एंड डायोनाइसियन डाइकोटमी। क्योंकि हमने पढ़ा अपोलो है भाई, ऑर्डर लेके आ रहे हैं, अपोलो है लॉजिक लेके आ रहे हैं, अपोलो है जैसे होते हैं ना, दो दोस्त हैं, एक दोस्त भाई इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट, पढ़ाई से मतलब, मार्क्स से मतलब, अच्छी नौकरी लेनी है, अच्छा काम करना है, पैसे कमाने हैं। एक तरफ लफंडर, पब जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ऐसी बकैती काट रहे हैं। तो अपोलो हो गए वो पढ़ने वाला लौंडा, और डायोनाइसिस हो गए ये पार्टी शार्टी करने वाला लौंडा। तो इनके बीच में एक डाइकोटमी लाई। ये दोनों होने बहुत ज़रूरी है। जब तक केओस नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, जब तक वो लफंडर नहीं दिखेगा तुम्हें अपनी आंखों से, तब तक तुम ये नहीं समझ सकते कि एक पढ़ाकू लड़का क्या होता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई? कंपैरिजन करके डिफरेंशिएट करोगे ना, कंपैरिजन की वजह से डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है, इसलिए मैं पढ़ के बोलना चाह रहा हूँ। अब ये जो डाइकोटमी है, ठीक है, इसमें अपोलोनियन अपोलो का क्या इसमें रोल है, अपोलो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहले कैरेक्टरिस्टिक, अपोलो रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, लॉजिक, हार्मनी एंड ब्यूटी। सिंबॉलिज्म क्या है? Associated with the god Apollo, symbolizing the rational and structured aspects of human experience. इंसान के phenomenological experience, empirical experience, जो भी experience हम देख रहे हैं, जो भी feel कर पा रहे हैं, touch कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, सब कुछ एक सिस्टम के हिसाब से है, हवा में नहीं है, मजाक नहीं है, सीरियस है। वो है अपोलो, वो है सिंबॉलिज्म अपोलो का। और इसका मैनिफेस्टेशन इन आर्ट किस तरीके से, आर्ट में किस तरीके से दिखता है? स्कल्पचर में दिखता है, आर्किटेक्चर में दिखता है, और
स्ट्रक्चर्ड एपिक पोएट्री में दिखता है। तो ये है इनका, भाई मैनिफेस्ट कहाँ हो रहा है भाई, स्कल्पचर में देखते हो ना क्या ऑर्डर है, क्या सिस्टम दिखता है, एक एक मसल एक एक नस कितने अच्छे से दिखते हैं, माइकल एंजेलो क्या बनाते थे। पोइट्री में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे आप नीचे अपनी भी किताबों में, बहुत किताबों में स्ट्रक्चर देते थे, 10 बुक ज़राथुस्त्रा में कैसे कैसे दिया हुआ है। फिर द 3 मेटामॉर्फोसिस, किस तरीके से इंसान मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजरता है, किस तरीके से कैमल बनता है, लायन बनता है, फिर एक चाइल्ड बनता है, बुकलैट होता है, शेर बनता है, फिर एक काम स्टोइक इंडिविजुअल बनता है। तो स्ट्रक्चर अपोलो से आता है। उसके बाद डायोनाइसिस, ठीक है, डायोनाइसिस बोल रहा हूँ मैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिप्रेजेंट्स केओस, इमोशन, एक्सटेसी एंड द इरैशनल। पागलपन, कन्फ्यूजन, दिमाग चकरा देने वाला, एक्साइटमेंट, एक्सटेसी, प्लेजर, ठीक है। क्या सिंबॉलिज्म है? एसोसिएटेड विद द गॉड डायोनिसिस, एम्बॉडिंग द प्राइमल, इंस्टिंक्चुअल एंड एक्सटैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यौन संबंध बनाने, किसी से सेक्स, किसी को तरफ अट्रैक्शन है, भाई अट्रैक्शन हो रहा है उसकी तरफ, वो सब, वो बेसर इंस्टिंक्ट्स, खाना है पीना है, बेसर इंस्टिंक्ट्स। अरे छोड़ो 5+5 क्या 11 हो, 5+5 12 हो, हमें क्या मतलब भैया, चल रहा है भाई सब कुछ। वो डायोनाइसिस है, डायोनिसिस बोलता हूँ, कभी डायोनाइसिस बोलता हूँ, हो जाता है। इसका मैनिफेस्टेशन इन आर्ट क्या है? म्यूजिक में दिखता है, डांस में दिखता है, इमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी में दिखता है। जब ट्रेजेडी हो गई, एक हीरो है आपका, हीरो की तरह अपने को पूरा कैरी करके चल रहा है, हाथ छाती पे रख के भाई हम, लेकिन उसको अपने पता ही नहीं उसकी क्या गलतियाँ क्या खामियाँ, वो खामियाँ जैसी निकलती है वो ट्रेजेडी बन जाती है। वही ट्रेजेडी है डायोनिसिस। और वही एरर्स जो इंसान में है, जो भी हम पढ़ रहे थे, वही एरर्स हैं, वही डायोनाइसियन एरर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आगे बढ़ते बढ़ते नीचा ने इसी चीज़ को समझाया कि अगर तुमको सिर्फ आर्ट में ये चीज़ नहीं है, सिर्फ ड्रामा में ये चीज़ नहीं है कि एक अपोलो डायोनाइसियन एक फ्यूजन चल रहा है, बट ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस में भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना ट्रेजेडी के ह्यूमन लाइफ बन नहीं सकती है। और द कोहिजन ऑफ दीज टू फोर्सेस, इसको फोर्सेस के तरह इन्होंने नाम दिया, करार दिया, फोर्सेस है। बिना इन दोनों के फोर्सेस के इंटरप्ले के एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ नहीं सकती है एग्जिस्टेंस में। तो यहीं से डिक्लाइन शुरू हो गया। नीचे ने कहा कि एक तो सोक्रात हैं और एक यूरिपिडीज़ हैं। यूरिपिडीज़ ने क्या किया, पूरी तरीके से सोक्रात ने रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया और इसी रैशनलिज्म को आर्ट फॉर्म में यूरिपिडीज़ लाए और पूरी तरीके से ग्रीक ट्रेजेडी जो होती है उसको ख़त्म कर दिया। और चूँकि ग्रीक ट्रेजेडी ख़त्म हो गई तो लोगों के अंदर से वो केओस और ऑर्डर वाली भावना ख़त्म हो गई। केओस है तो केओस है, ऑर्डर है तो ऑर्डर है, दोनों का इंटरप्ले है नहीं। और पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन आ गया। और वो डिस्ट्रप्शन अब हम सिविलाइजेशन में देखेंगे कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हमने इंट्रोडक्शन टू बर्थ ऑफ ट्रेजेडी ले लिया, द अपोलोनियन एंड डायोनाइसियन डाइकोटमी ले लिया, फिर द बर्थ एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेजेडी ले लिया कि किस तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक प्ले राइट्स में इस ट्रेजेडी का उपयोग हो रहा है, किस तरीके से डिक्लाइन हो गया। अब हम इसके फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस लेके चलेंगे, जिसमें क्रिटिक ऑफ रैशनलिज्म रहता है। नीचे क्रिटिसाइजेज द ओवर एम्फेसिस ऑन रैशनैलिटी इन लॉजिक इन वेस्टर्न कल्चर, सजेस्टिंग इट लीड्स टू शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। He advocates for the recognition and incorporation of the Dionysian aspects of existence. नीचे ने कहा अपोलो बच गया है, डायोनाइसिस खत्म हो चुका है और जो डिक्लाइन आया है ये सोक्रात की वजह से आया है और ये डिक्लाइन बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारे अंदर बेसर इंस्टिंक्ट्स नहीं रहेंगे, इमोशंस नहीं रहेंगे, तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन उस तरफ जा रहा है, जो कि जा रहा है, प्रेडिक्ट हो चुका था। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग है, आगे डाल दे तो अलग बात है, लेकिन एआई इज एआई, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। रोबोट्स आने लग गए, उस वक्त ये सब कॉन्सेप्ट नहीं थे। अब रोबोट इज ऑल अबाउट अपोलो। अपोलो ऑर्डर है, अपोलो लॉजिक है, लॉजिकली चलेगा। इमोशंस का है, बेसल इंस्टिंक्ट्स का है, जो कि ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डूब जाना चाहिए, लेकिन इतने तो होने चाहिए कि संभाल पाए एक इंसान अपने आप को। तो वो खत्म हो गया, उसका क्रिटिसिज्म दिया। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल इनसाइट्स है, जिसमें उन्होंने कहा tragedy by presenting the interplay of Apollonian and Dionysian forces provides profound insights into the human condition. It highlights the inherent suffering and chaos of life, urging individuals to embrace these aspects rather than escape them through rationalization. बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कंडीशन को समझना कि इंसान के साथ हो क्या रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक इंसान क्या क्या फेस कर रहा है, ये शायद वो फोकस चलाएंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या होती है। वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस खो जा रही है क्योंकि आपने रैशनलिज्म एम्ब्रेस कर लिया। हम तो भाई लॉजिकली चलेंगे, हमको लॉजिक के अलावा कोई चीज़ पता नहीं है। रिलीजन इज ऑल अबाउट एम्पेरिकल एविडेंसेस या रिलीजन इज ऑल अबाउट इमोशंस, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक, इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड, दैट इज़ नॉट लॉजिकल।
तभी दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तभी दुनिया में एक कॉमन रिलीजन होता, जैसे कॉमन मोरालिटी होती है वैसे कॉमन रिलीजन होता, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वैसे नहीं है क्योंकि एक बेसर रैशनलिज्म की कमी है, इमोशंस है, रैशनलिज्म की कमी है। लेकिन यहाँ पे अब पूरी तरीके से अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी की बात लें, पूरी तरीके से इतने रैशनलिस्ट बन गए, इतने लॉजिकल बन गए हैं कि उनके अंदर से स्पिरिट चली गई है, वो फायर चली गई है। ये समझाते हुए आगे इन्होंने इसका रेलेवेंस दिया इन मॉडर्न टाइम्स, कल्चरल रिफ्लेक्शन दिया कि भाई Nietzsche's analysis can be applied to understand the cultural and artistic development of modern times. The balance between rationality and emotion, order and chaos continues to influence contemporary art and culture. अभी भी होता है, एक ऑर्डर लाने की कोशिश करी गई। एक आर्टिस्ट तो आते हैं ना, रील्स में आता है एक आर्टिस्ट है भैया, बड़ा सा कैनवस है, उसके ऊपर हाथ से ऐसे गमछे में ऐसे वो करके पेंट लेके ऐसे गोला बनाया, उसको सब बोल रहे हैं मीनिंगलेस है, लेकिन वो खुद एक मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। उस पेंटिंग का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर मॉडर्न आर्ट में एक वो रोबोट है ना, जिसका तेल निकल रहा है, वो तेल खुद से खींच के अपने पास ला रहा है, और कितने सालों से वो कर रहा था, अब तो वो रोबोट खत्म हो गया। बट इट इज़ अ सेंसलेस आर्ट, बट मीनिंग दिखा रहा है। जैसे इंसानों की लाइफ में मीनिंग है, क्या करता है इंसान, भागता रहता है किसी चीज़ के पीछे, भागता रहता है, जबकि उसको पता है कि वो हाथ से निकल जाएगी, परेशानियां आनी लागू हैं, लेकिन फिर भी इंसान भागता रहता है। तो ये केओस के बारे में शुरू इन्होंने बताने की कोशिश करी, और इस बैलेंस को, ये बैलेंस और केओस दोनों आजकल के आर्ट में देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स इन्होंने बताए कि भाई प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को एक्नॉलेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। रोना आ रहा है रो, हंसना आ रहा है हंसो, अपने को ऐसे लेके बैठे मत रहो कि ना रो रहे हो, ना हंस रहे हो, ना क्रोध है, ना प्यार है। इमोशंस की कमी है जो कि इंसान बनता जा रहा है। जैसे जैसे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, रोबोट्स आएंगे, साइबॉर्ग्स आएंगे। साइबॉर्ग्स मतलब इंसानों का और रोबोट्स का मिलन अभी तो आना शुरू ही हो गया। इलॉन मस्क, न्यूरालिंक, दिमाग के अंदर चिप, क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉवल भी है, अगर किसी ने पढ़ी होगी, द टर्मिनल मैन, उसके ऊपर मूवी भी बनी है 70s 80s में। तो कि किस तरीके से एपिलेप्सी के अटैक्स पड़ते हैं एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका, और उसके उसमें चिप और एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर लगाया जाता है, जो भी होता है कंप्यूटर लगाया जाता है, और किस तरीके से उसका मिसयूज़ करके वो इंटेलिजेंट भी बन जाता है, सीरियल किलर भी बन जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्होंने कहा ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी तो दी कि रैशनलिज्म ने पूरी तरीके से ओवर पावर कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। एक स्पिरिचुअल एसेंस, इमोशनल डेप्थ, स्पिरिचुअल डेप्थ खत्म हो चुकी है। अब फाइनली चलते हुए कि भाई इसका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आज की डेट पे। आप अगर नीचे की ट्रेजेडी को समझो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी जो डुअलिटी है, तो डाइकोटमी जो हमने पढ़ी, अपोलो जो ऑर्डर, डायोनाइसिस केओस, इन दोनों को किस तरीके से आप अपनी आर्ट में ला के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एस्थेटिक्स के ऊपर थी किताब, इनका ज़्यादा फोकस एस्थेटिक्स पे था इस किताब के थ्रू। तो अगर इस किताब के कुछ 2-3 हम लोग समरीज ले लें कि क्या नीचा फाइनली इस किताब के थ्रू कहना चाह रहे थे, तो 3 है। पहला है फ्यूजन ऑफ ऑपोजिट्स, कि असली आर्ट, ट्रू आर्ट इन ऑपोजिट फोर्सेस के सिम्बायोसिस से बनता है, मतलब मिलन से बनता है। जब तक इन 2 फोर्सेस नहीं आएंगे ट्रू आर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। सफरिंग को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रेसिंग सफरिंग, अपनी लाइफ की सफरिंग को, पीड़ा को, है ना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी पर्सनल ग्रोथ होगी, तभी लाइफ में ग्रोथ आएगी, वरना तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम बेसर इंस्टिंक्ट्स को नहीं समझोगे और उनको कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। बोलते हैं ना, बिकम अ मॉन्स्टर एंड देन कंट्रोल इट। फर्स्ट बिकम ए मॉन्स्टर एंड देन कंट्रोल इट, बहुत ज़रूरी। फिर बियॉन्ड रैशनलिज्म, रैशनैलिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन साइकोलॉजिकल डेप्थ को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता है। उससे जो रिलेटेड इमोशनल इंस्टिंक्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं, वो सब एक दूसरे में जुड़ी हुई होती हैं, और रैशनैलिटी इन सबको खारिज कर देता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिविज्म की तरफ चला गया ना, सब्जेक्टिविज्म तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी की तरफ हमें काम करना है, कलेक्टिवली सब काम करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल काम करेगा तो सोसाइटी इन जनरल उसके तरफ जानी चाहिए। तो ये नीचे ने कहा कि ये बहुत बुरी चीज़ है। एक तरीके से इस किताब में थप्पड़ दिया गया था उन लोगों पे जो रैशनैलिटी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि कितना ज़रूरी है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें क्या एम्ब्रेस करना, हमको डायोनाइसिस को एम्ब्रेस करना, जो कि लोग कहते हैं गलत होता है। बेसर इंस्टिंक्ट्स, डिज़ायर होने गलत हैं, बट यहाँ पे नीचे ने बोला नहीं भाई, वही बच्चा, ऑल इज वेल, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।